हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकती है। इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपको ये जानकारी होगी कि वैक्सीन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। यदि वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और ये जो वीडियो है मैं आपको स्पेशली इसी वजह से बना रहा हूँ कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो मुझे क्या क्या लक्षण आए थे और मैंने HRCT कराया था, अपने सीने का CT स्कैन कराया था, तो उसकी जो CT वैल्यू थी वो कितनी आई थी और मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना ज़्यादा गिर गया था और मुझे ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का सहारा लेना पड़ा था और मुझे कितने दिनों में कोविड-19 के सिम्टम आने शुरू हो गए थे। यदि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन ना लगवाई होती तो मुझे क्या क्या खतरनाक सिम्टम हो सकते थे। दोस्तों, नॉर्मली हम जो पेशेंट देखते हैं तो काफ़ी जो कोविड-19 के पेशेंट, जनरल पेशेंट भी हम लोगों के टच में आते रहते हैं और उसमें कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो मास्क ना लगाए होते हैं। तो ऐसे मरीजों से भी हमें खास सावधानी रखनी होती है और इधर उधर बहुत ज़्यादा हमें कैंप लगाने के लिए जाना पड़ता है कि बहुत दूर जाके कहीं हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, कोरोना की सैंपलिंग करा रहे हैं या फिर जो मेडिसिन होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गांव-गांव में जाने होते हैं। तो इस तरह के हमें बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे हम पेशेंट के काफ़ी क्लोज जाते हैं। और जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, बहुत से ऐसे पॉजिटिव मरीज रहे जो होम आइसोलेशन में थे, उनको ऑक्सीजन लग रही थी, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम था और ऐसे मरीजों की भी हमें होम विजिट करनी होती थी क्योंकि जब कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था तो बेड अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे थे जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया था और उन होम आइसोलेशन जो पेशेंट थे उनका हमें BP चेक करना होता था, पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना होता था। तो ये सब बहुत सी चीज़ें थी जो उनके हमें जनरल वाइटल्स उनके डेली जाकर उनको लेने होते थे। तो इस तरह से हम जो पॉजिटिव पेशेंट थे या नॉर्मल पेशेंट थे उनसे हम काफ़ी क्लोज रहते थे। उसके बाद 28 अप्रैल आई और यूपी में चुनाव शुरू हो गए थे और चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो हम जब 28 अप्रैल को वहाँ पर गए तो वहाँ पर जब ड्यूटी लेनी होती है कि हमारी ड्यूटी कहाँ पर लगी है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ का भी सामना करना पड़ा। और वहाँ पर जब हमें फिर सारे बैलेट पेपर वगैरह जो चुनाव की सामग्री थी वो सारी इकट्ठा करने के बाद जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी उस जगह पर हम लोग गए और वहाँ पर जाने के बाद जिस प्राइमरी स्कूल में हम लोगों की ड्यूटी थी तो वहाँ पर जो बहुत सा ऐसा वर्क होता है जो नाइट में ही कंप्लीट करना होता है। जैसे बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर मोहर लगवाना, साइन करवाना, तो ये ऐसे बहुत लेट तक काम करा गया। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा हमको थकान भी हो गई और बाहर जब लेटते हैं, सोते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक आउटर जो स्कूल जो होते हैं जनरली हमारे बहुत ही खुले में है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर भी लगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए उस टाइम हमने किस तरह अपनी नाइट गुजारी। और सुबह फिर नेक्स्ट डे 29 अप्रैल को जब चुनाव था तो 29 अप्रैल को सुबह 5 बजे जल्दी जल्दी उठे और जो भी पेपर वर्क होता है वो सब कंप्लीट कराया। लोगों को कहाँ से किसको आना है, महिलाओं को किधर से आना है, पुरुष को किधर से आना है, उनके लिए क्या क्या वहाँ पर हमें हम लोगों को व्यवस्था करनी है, वो सब कराने के लिए हम सुबह ही जल्दी उठ गए। और उसके बाद सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक लगातार इलेक्शन की जो वोटिंग है वो चलती रही। इस दौरान इतना ज़्यादा वो रस रहा कि बिल्कुल खाने का, पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और उस टाइम जब आपको पता होगा कि कोरोना बहुत चरम सीमा पर भी चल रहा था, तो काफ़ी देर तक हम लोग बिल्कुल एकदम खाली पेट भी रहे। तो जबकि कोरोना काल में खाली पेट रहना बहुत ज़्यादा समस्या आपको कर सकता है, लेकिन हम लोग खाली पेट रहे, वो हम लोगों की मजबूरी रही कि हम लोग भीड़ की वजह से या कुछ और अन्य कारणों की वजह से अपना खाना भी टाइम से ना खा पाए। और जब ड्यूटी हमारी 6 बजे बाद ख़त्म हो गई तो उसका जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट का जो बॉक्स होता है, उसको जमा करने में लगभग 10-11 हम लोगों को बज गए। और जिससे शाम के टाइम मतलब जब हमने बैलेट पेपर हमने जमा कर दिया तो उस टाइम पूरे शरीर में इतनी थकान हो गई, पूरे शरीर में दर्द होने लगा। और नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह खांसी का हल्का सा धसका सा उठने लगा, एकदम खांसी का धसका सा उठने लगा, गले में थोड़ी खराश होने लगी और
किसी तरह काम वाम करने को कुछ मन बिल्कुल नहीं करना था, पूरी देह एकदम मरी मरी सी हो रही थी। तो ये जो सारी बातें थी ये लगभग 30 अप्रैल की थी, चुनाव के जस्ट बाद की। नेक्स्ट डे 1 मई रहा और 1 मई को मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई, हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था और सर में एकदम बेचैनी सी हो रही थी, पूरे शरीर एकदम बेचैन सा हो रहा था, किसी काम करने को मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। और उस टाइम पर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अब गड़बड़ है, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ चेक अपना कराना चाहिए। तब मैंने अपना एक HRCT कराया और HRCT कराया उस दिन लगभग 3-4 बजे का टाइम होगा और उसने मैंने HRCT कराया। और नॉर्मली क्या है कि HRCT की जो रिपोर्ट है वो छोटे सेंटरों पे क्या है कि 2 दिन बाद या फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलती है। इस तरह से पूरी रात बहुत तेजी से बेचैनी रही और नींद भी सही से नहीं आई, बहुत ज़्यादा घबराहट भी रही और डरावने और बहुत ही अच्छे सपने नहीं आ रहे थे, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे पड़ोस में और मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो गांव के मेरे दोस्त थे, वो कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और एक मेरे MR भी थे जो दवाई का काम करते थे, वो भी बहुत ही यंग एज में ही कोविड की वजह से ख़त्म हो गए थे। इस तरह से जो लोग ख़त्म हो गए थे उनके बारे में सोच के और अपने कोविड की रिपोर्ट क्या होगी ये सोच के एकदम बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन हो रही थी। और नेक्स्ट डे 2 मई थी और मेरी जो वोट काउंटिंग है उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। इससे जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने पूरी घबराहट सी रही, बेचैनी सी रही और जब मैं गहरी सांस लेता था तो लगता था कि शरीर के अंदर से कुछ एकदम खाली खाली सा महसूस होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ड्यूटी करता रहा और अपने आप को और अपने मन को इधर उधर लगाने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत से लोगों की जब वोट वहाँ पे खुल रही थी तो वो लोग खुशी भी मना रहे थे, तो हम लोग उनको देखते थे। तो इस तरह से जो है पूरा दिन मैंने काटने की कोशिश करी, लेकिन शाम को फिर मैंने रिपोर्ट मंगाई तो रिपोर्ट आई तो मेरे एकदम जो है मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट को देखा तो CT वैल्यू जो CT स्कोर जो होता है HRCT का वो 5 आया, 5/25। तो ये होता है माइल्ड कोविड न्यूमोनाइटिस। यदि हम अपने फेफड़े के 25 भाग करते हैं तो उसमें से 5 भाग में न्यूमोनाइटिस, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे थे जो कि कोरोना की वजह से आए थे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन की विषय रहा। तो मैं तुरंत ही नेक्स्ट डे से एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे चला गया और मैं अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद जब मैंने अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन अपनी चेक करी तो मेरे जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन था वो लगभग 93, 94, 95 इस तरह से सैचुरेशन आ रहा था, जो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट कर रहा था और सांस लेने में थोड़ी हल्की हल्की तकलीफ़ हो रही थी। तो जब इस तरह से सिम्टम्स आ रहे थे तो एकदम मेरे को फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक में हो रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट मुझे हो रही थी। तो उसमें क्या है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत थी, बहुत ज़्यादा मारी थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और मैं उस टाइम पर टीवी देखता था तो मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि सब जगह से ये न्यूज़ आ रही थी कि ऑक्सीजन की वजह से ये हुआ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो लगी। तो फिर मैंने अपने सीनियर्स थे, अपने जो साथ के डॉक्टर्स थे और कोई भी हॉस्पिटल्स थे, जो भी हॉस्पिटल थे, मैंने उनमें अपने जो कॉन्टैक्ट के लोग थे उनसे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि भाई मेरा जो ऑक्सीजन का लेवल है इतना चल रहा है, अगर बाय द वे इमरजेंसी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो क्या आपके पास व्यवस्था हो जाएगी। तो बीइंग ए डॉक्टर सब लोगों ने मुझे थोड़ा ऐसा एक आश्वासन दिया कि हाँ डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, यदि आपको ज़रूरत होगी तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये थोड़ी राहत बड़ी खबर मेरे लिए रही। लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन बढ़ाने के जितने भी तरीके हमें बताए गए थे, या फिर जो भी हम YouTube के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से या कोई हमें बताता था, वो जितने भी तरीके थे वो मैंने सारे अपने ऊपर अप्लाई किए। जैसे कि सुबह सुबह योगा करना, योगा मैंने बहुत मतलब दिन में 3-4 बार मैं योगा सुबह सुबह भी करता था, दोपहर में भी करता था, शाम को भी करता था। कि कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, मतलब श्वास को छोड़ने वाली और अंदर खींचने वाली जितनी भी गतिविधि थी मैं उनको बहुत ज़्यादा करने लगा। और इस तरह से जब मेरा ऑक्सीजन जब मैं नापता था
तो फिर वो 96, 97 मतलब कुछ हद तक वो नॉर्मल आने की कोशिश करती थी। तो फिर मैं जब शांत रहता था, कुछ नहीं करता था, तो ऑक्सीजन लेवल जो SpO2 है वो दोबारा 94, 93 तक पहुंच जाता था। तो वो एकदम टेंशन करता था कि ये नीचे जो डाउन हो रहा है कि वो नहीं गिरना चाहिए। फिर मुझे कई बार जो मैंने डॉक्टरों से सलाह ली थी, नेबुलाइज़र होता है, नेबुलाइज़र नाक पर मशीन लगाने वाली, तो उसमें नेबुलाइज़र से कई बार मैंने दिन में 4 बार नेबुलाइज़र से जो अपनी फेफड़ों की सिकाई करता था एक तरह से। तो वो मैं भाप भी, और उसके बाद मैंने उस टाइम पे वीडियो भी बनाई होगी, शायद देखी होगी आप लोगों ने, कि भाप लेने के तरीके। वो भाप लेने के तरीके में मैंने पूरे अपने ऊपर ही पूरे आजमाए, और मैं तरह तरह से फिर उसमें सब कुछ जो भी डालने की चीज़ थी, जो भी बताता था कि ये डाल के ले लो और ये डाल के ले लो, या सादा पानी की भाप ले लो। तो मैंने भाप भी काफ़ी ली, क्योंकि लोग अक्सर बताते थे कि भाप लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने खुद को भी अप्लाई किया कि हाँ देखो, मतलब कुछ तो फ़ायदा हो, कुछ तो मिले। तो इस तरह से मैंने वो भी किया। और जो आयुर्वेदिक काढ़ा बताया गया था, इवन मैंने भी वीडियो बनाई थी लोगों को बताने के लिए। फिर मैंने उसी काढ़े को खुद पर भी, अपने आप पर भी आजमाया। मैंने काढ़ा बना बना के पिए, लगभग दिन में 3-3 बार, 4-4 बार मैं काढ़े बना बना कर भी पीता था। और इस दौरान ज़रूरी था कि खुद को आइसोलेट रखना, क्योंकि घर में छोटे बच्चे थे, फैमिली के और भी लोग थे, तो सबसे एक दूरी बना के रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, और बार बार हाथों को धुलते रहना, सैनिटाइज करते रहना, ये सब तरीके मैं अपनाता रहा। और जो भी ऑक्सीजन बढ़ाने के तरीके होते थे उनको भी अपनाता रहा। जैसे प्रोन पोजीशन में लेटना, मैं प्रोन पोजीशन में लेटता था, ताकि अपने एक छाती के, घुटने के, पेट के बल, मतलब इस तरह से जो भी प्रोन पोजीशन में लेटने के जो भी तरीके थे और कैसे इसको लेटना है, वो सारे तरीके मैं अपनाता था। और जब ऑक्सीजन का लेवल जो मेरा 93, 92 होता था, और जब मैं प्रोन पोजीशन में या फिर योगा करता था तो वो 96, 97 तक आ जाता था, तो वो थोड़ी राहत था। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन तभी होती थी कि मैं कुछ नहीं करता था, आराम से बैठा हुआ हूँ, ऑक्सीजन नाप रहा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन से बैठे हुए हैं तो ऑक्सीजन नाप रहे हैं, वो जेब में रख के घूमते रहते थे कि उसको नापा। तो जितना ज़्यादा नापते थे फिर वो ज़्यादा टेंशन होती थी। तो फिर उसको एक बार जो क्या है, पहले उसको एक साथ लगाओ, और लगाने के बाद एकदम 96, 94 तक तुरंत उसे निकाल लेता था मैं, क्योंकि जो है ना ज़्यादा देर तक लगा देते फिर वो डाउन होने लगता था। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन रही। इस तरह से लगभग 10 से 12 दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा जो है मतलब टेंशन रही, एकदम से थोड़ी थोड़ी दिक्कत छोटी मोटी होती रही। तो लेकिन उसकी मैं बहुत सारी मेडिसिन खाता रहा, जिसने बताया कि डॉक्टर साहब स्टेरॉइड खाइए आप। तो एक डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड बताया, डॉक्टर साहब की खून को पतला करने वाली भी दवाई आप खाते रहिएगा कि भाई इसको भी दीजिए। तो बहुत तरह की दवाई जो भी डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी थी, डॉक्टरों की सलाह से मैंने बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाई भी खाई, और साथ में योगा, प्राणायाम, ध्यान और काढ़ा, भाप, सब तरीके के तरीके भी अपनाता रहा। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे कोई भी सीरियस सिम्टम नहीं आया, और ना मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और ना किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, और ना किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा, वो था कोविड-19 का वैक्सीनेशन। 16 जनवरी से सारे देश में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो उस टाइम पे 22 जनवरी को फर्स्ट डोज कोविड-19 वैक्सीन की, कोविशील्ड की, मुझे लगाई गई। अपने हॉस्पिटल में मैं दूसरे नंबर पर था जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की मतलब फर्स्ट डोज दी गई थी। तो इस तरह से जो वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज थी वो मुझे 22 जनवरी को लगा दी गई, और उसके बाद 19 फरवरी को सेकंड डोज लगी। तो इस तरह से मुझे कोविड-19 की दोनों डोज लग चुकी थी, और कोविड-19 की दोनों डोज लगने के बाद जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो कंप्लीट रूप से बन चुकी थी। क्योंकि शायद आपको जानकारी हो, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि वैक्सीन लगने के लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर वैक्सीन की जो इफ़ेक्ट है वो आने शुरू हो जाते हैं, और जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी 2.5 से 3 महीने के अंदर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो मेरे को जो सेकंड डोज थी वो 19 फरवरी को लगी थी, और लगभग जो मुझे कोविड पॉजिटिव में लगभग हुआ था तो वो लगभग 2 मई के आसपास हुआ था। तो इस तरह से लगभग 2.5 से 3 महीने
वैक्सीन लगे को मुझे हो गए थे और मुझे कंप्लीट रूप से एंटीबॉडी मेरे शरीर में बनी हुई थी। यही कारण रहा कि मुझे कोविड-19 के सीरियस सिम्टम कोई नहीं आए और मैं बिल्कुल से सेफ रहा और सुरक्षित रहा। तो इन सभी बातों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको कोरोना जैसी बीमारी से बचाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपना टाइम आने पर आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर से लगवा लीजिएगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमको कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं, फाइज़र वाली लगवाएं या मॉडर्ना लगवाएं। तो कोई भी वैक्सीन जो भी इस टाइम पे आपको अवेलेबल है वो आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाएगी तो वो एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बनाएगी और एंटीबॉडी किसी से 80% बनेगी, 85%, किसी से 90%, किसी 95%। अल्टीमेट उद्देश्य सबका एक ही है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। इसलिए कोरोना की वैक्सीन आप खुद भी लगवाइएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी, अपने साथ वालों को प्रेरित करिएगा कि वो भी कोरोना की वैक्सीन लगाएं। कोरोना से यदि बचना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।